मित्रों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतान के रूप में बेटे को ज़्यादा पसंद करते हैं, बेटियों को कम पसंद करते हैं। और बेटा होता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, पर बेटियां होने पर उदास हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी बेटियां भी अपने परिवार का नाम इतना रोशन कर देती हैं कि जो बेटा नहीं कर पाता। मित्रों, रमाशंकर जी का परिवार ऐसा था कि उनके परिवार में हमेशा मान्यता थी उनके पुरखे पुरानियों से, और उनके पिताजी भी यही कहते थे कि हमारी बहू को तो पहली संतान बेटा ही होगा। तो वो लोग बेटा ही चाहते थे। पर रमाशंकर जी की पत्नी जब विमला गर्भवती हुई तो उसने बताया, कुछ दिन के बाद रमाशंकर जी को रात्रि में स्वप्न आया कि पिताजी, मैं आपके यहाँ बेटी बनकर आ रही हूँ, आप मेरा अपमान मत करना, मुझे परेशान मत करना। आप मेरे आने से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। पर रमाशंकर जी स्वप्न से उठे तो ये बात अपनी माँ को बताई। उसने कहा, ये बेटा तो सपना है, सपने की क्या बात है। हमारे खानदान में हमेशा बेटा होता आया है और पहला संतान बेटा ही होगा। परंतु होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। समय आने पर विमला ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। सबने सुना कि बेटी का जन्म हुआ है, पर करें क्या। जो ईश्वर की जो महिमा होती है, जो उनका विधान होता है, उसके आगे तो सभी लाचार होते हैं। मन मार कर बेटी का पालन पोषण करने लगे। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक के बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कहानी सुन रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट फिर हमारी पूंजी और हमारी मेहनत का फल होता है। वो है आपके लिए मात्र 1 मिनट का काम है, आप कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। मित्रों, रमाशंकर जी को क्रमशः 3 बेटियां हो गई। बड़ी बेटी का नाम विभा, दूसरी का प्रभा और तीसरी का प्रतिभा नाम रखा गया। और उनकी तीनों पुत्रियां जो थीं इतनी सुंदर थीं, आकर्षक थीं और पढ़ाई लिखाई में इतनी मेधावी थी कि उनका क्या कहना। और यहाँ तक की बात, जब तीसरी बेटी प्रतिभा उनके यहाँ जन्म लिया तो उनके घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई। सारे बिगड़े हुए काम बढ़ने लगे, रुके हुए धन वापस आने लगे, घर में खुशियाँ दौड़ गई और बड़े अच्छे ढंग से घर चलने लगा। पर नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। घर पे फसल हुई और उसको बाजार में बेचने के लिए रमाशंकर जी अपने पिताजी के साथ गए थे और रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो गई। समाचार पाते ही घर में कोहराम मच गया। पर उनकी रमाशंकर की जो माँ थी वो थोड़ा बूढ़ी थी, समझदार थी। उसने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया कि मेरे रहते तुम लोगों को कोई चिंता नहीं होगी, तुम लोग परेशान मत हो। अब भगवान के आगे हम लोग कर ही क्या सकते हैं, जो भी समय जैसा आएगा देखा जाएगा। आप लोग परेशान न हो और तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाओ। उन्होंने बेटियों का उत्साहवर्धन किया
और विमला को भी समझाया बुझाया कि वह भी ज़्यादा दुखी न रहा करे, अपने काम में मन लगाए। पर मित्रों, कहने से कोई चीज़ पूरा होती नहीं है। बड़ी बेटी विभा की शादी की बारी जब आई और तीनों की पढ़ाइयाँ भी चल रही थी, विभा ने भी ग्रेजुएशन कर लिया था, प्रभा ने भी कर लिया था, सबसे छोटी प्रतिभा जो थी वह अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रही थी। धीरे धीरे घर में पैसों की तंगी होने लगी, इसलिए कि कमाने वाले दो थे और दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। अब उनकी माँ विमला और दादी माँ पैसों के लिए परेशान रहा करती थी। ये तीनों बेटियाँ देखती थी, पर संयोग से विभा की शादी एक डॉक्टर के साथ हुई जिसमें खर्च काफ़ी आया। तो उनकी दादी माँ ने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, बेच करके शादी कर दिया। और वही हाल प्रतिभा का भी होने वाला था। प्रभा की शादी जब हुई उसमें भी खेत की बिक्री हुई। केवल शादियों में खेत बिक गए और बाकी दैनिक खर्च, पढ़ाई लिखाई का खर्च, इसके लिए जो छोटी बेटी थी प्रतिभा, वह देखा करती थी कि उसकी माँ जो नहीं करने चाहिए वह भी काम कर रही है, लोगों के यहाँ मजदूरी भी करने लगी है, जगह जगह उधार कर्ज मांग रही है। और बूढ़ी माँ, दादी माँ उसकी जो थी, वो अपने गहने कपड़े सब बेच दिए थे। अब उनका घर पैसे से बिल्कुल खाली हो चुका था। पर प्रतिभा ने ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी में मेरा पूरा परिवार कंगाल हो गया है और मैं इनके ऊपर भार नहीं बनूंगी। मैं शादी तभी करूंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। उसने मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पर मित्रों, पढ़ाई में खर्च भी तो आता है। स्कूल फीस की बात तो नहीं थी, पर जब ऊंचे क्लास की पढ़ाई हुई तो उसमें खर्च ज़्यादा आने लगे। वह अपनी सहेलियों से कुछ मदद मांग लिया करती थी और घर में घर का कुछ काम भी करती और पढ़ाई भी करती। उसकी जो सहेलियां थी वो भी मिडिल क्लास की थी, उनके पास भी इतने पैसे कहाँ थे कि उनकी मदद करती। वो चाह कर भी नहीं कर पाती थी। पर उनकी सहेलियों में एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम था कीर्ति। अब वह कीर्ति बड़े शानो शौकत से आती थी, कार से आती थी स्कूल में और कार से जाती थी। और जो भी उसके पास पैसे मांगने के लिए जाता था उसे वह पैसे देती तो थी, उनकी मदद करती तो थी, पर अपना एहसान जताती थी। घमंड पूर्वक उनके शर्मवा करके, अपमानित करके उनके मुंह पर फेंक देती थी, भिखारीन आदि शब्द बोल करके तब वह पैसा दिया करती थी। और प्रतिभा यह नहीं चाहती थी कि यह अपमान का घूंट उसे कभी पीना पड़े, पर जो मजबूर थी वो जाती थी, मांगती थी। और कीर्ति जो पैसा जिसको जो दे देती थी वापस नहीं लेती थी, क्योंकि उस शहर के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी थी। उसे बड़ा घमंड था, नाज था, बड़े रौब में चलती थी। मदद तो सबकी करती थी पर अपमानित करके। एक बार उसकी परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ी, लगभग 5-7 हज़ार की। तो प्रतिभा परेशान हो गई।
अपनी सहेलियों से कहा, सबने जवाब दे दिया। और उधर जो कीर्ति थी वह भी मन ही मन प्रतिभा से जलती थी कि सभी मुझसे मांगने आती हैं पर ये कभी नहीं आती, इसका अभिमान मैं तोड़ के रहूँगी। उसने सारी सखियों को मना कर दिया कि कभी इसकी मदद नहीं करना, तब मेरे पास आएगी। आखिरकार सारा प्रयास कर लेने के बाद उसे उसके पास जाना पड़ा और पैसे मांगना पड़ा। तो कीर्ति ने उसे भिखारी कह के अपमानित किया और पूछा, कितने पैसे चाहिए तुमको? तो उसने बताया 5,000। उसने पर्स से 5,000 निकाले और उसके पास मुंह पर फेंक दिया, जाओ भिखारी ले जाओ और मुझे वापस करने नहीं आना, मैं जिसको दे देती हूँ पैसे वापस नहीं लेती, जाओ। अब ये बात तो उसके हृदय में सूल की तरह चुभ गई। वह स्वाभिमानी लड़की थी, किसी पर बोझ और किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखना चाहती थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं ये पैसा इसको वापस ज़रूर दूंगी। अब प्रतिभा जो थी वह पढ़ाई जो करती थी उसके अलावा समय निकाल करके बच्चों का ट्यूशन करने लगी। पढ़ाई भी करती, ट्यूशन भी करती, और जिन जिन बच्चों का वह ट्यूशन कर रही थी वो जो फिसड्डी थे क्लास में अपने अव्वल आने लगे। स्कूल के सारे अध्यापक बड़े प्रसन्न हुए और जिनके बच्चे थे वे अभिभावक भी प्रसन्न हुए कि उसकी पढ़ाने की कला कितनी सुंदर है कि हमारे बच्चे आज उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, ये सिलसिला पूरा हुआ। उसने अपना बैचलर की डिग्री प्राप्त की। घर वालों के कहने पर भी उसने साफ कह दिया कि मैं शादी तभी करूंगी जब अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी। तो उसने IAS की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब उसमें खर्च भी ज़्यादा आता है। उसने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, केवल अपने कोचिंग और ट्यूशन के पैसे से वह तैयारी करती रही और घर के काम भी करती रही। प्रभु की कृपा हुई। पहले साल जब वो परीक्षा में बैठी तो कंपटीशन जब ज्वाइन किया तो प्री तो निकाल ली, पर अगले पेपर में उसमें डिफीट खाना पड़ा। थोड़ा मन उसका दुखी जरूर हुआ, पर वह बड़ी दृढ़ निश्चयी थी। घर वाले भी उसको समझाए कि बेटी तुम चिंता मत करो, पहली बार में तुमने प्री निकाल लिया है तो मेहनत करो, अगले साल निकल जाओगी। और उसने भी ऐसा ही निश्चय करके दिन रात जब परिवार वाले सो जाते तो वह अकेले में गंभीर चिंतन करते हुए पढ़ाई करती, अनेक तरह के क्वेश्चन स्वयं करती और स्वयं जवाब देती, जैसे इंटरव्यू में स्वयं खड़ी हो। मित्रों, अगले वर्ष पुनः एग्जाम आया। उसने प्री भी निकाला और इंटरव्यू भी निकाला। अब वह एक IAS अधिकारी बन चुकी थी। IAS अधिकारी बन चुकी थी और वहीं के ज़िले में कलेक्टर के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। एक बार एक मिशन पर उसे जाना पड़ा जहाँ की सातिर अपराधी को पकड़ना था, तो उसने अपना ड्रेस नहीं पहना, पुरानी धुरानी साड़ी पहन ली और कोई शौक श्रृंगार नहीं किया और अपने स्टाफ को लेकर के वह चली गई। गाड़ी खड़ी कर दी और वह सर्च करके वापस आई गाड़ी के पास, तो वहाँ देखा कि उसकी पुरानी दोस्त क्लास फेलो जो थी कीर्ति पैसे वाली,
वह खड़ी थी और उसने जब इसको देखा तो उसे धक्का मार करके हटा दिया। तुम इतनी बड़ी गाड़ी के पास कैसे खड़ी हो गई? तुम कुछ चोरी करना चाहती हो क्या इसमें से? भिखारिन कहीं की। और इतना कह के उसने एक चांटा लगाया। प्रतिभा वहीं पर गिर पड़ी, पर संभलते हुए खड़ी हुई। तब उस कीर्ति ने बताया कि मेरा एक दोस्त है, कांस्टेबल है, उसने फ़ोन करके मुझे यहाँ बुलाया है। अभी हम लोग बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे और नाश्ता बढ़िया करेंगे, मौज उड़ाएंगे। तुम भिखारिन की भिखारिन। वह कुछ नहीं बोली। तभी दौड़ता हुआ वह कांस्टेबल रवि नाम का जो था आया और उसको मैम मैम करके नमस्कार करने लगा। मैम आपको क्या हुआ, क्या हुआ? अब कीर्ति तो आश्चर्यचकित हो गई, यह इसको मैम क्यों कह रहा है। तो उसने कहा आप गाड़ी में बैठिए। उसने दरवाज़ा खोला, गाड़ी में बैठी और वह चली गई। और रवि ने बताया मैम आप चलिए, सारा काम हो गया है, अपराधी पकड़ा गया है, सारा खुलासा हो चुका है। अब कीर्ति को कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन पता चला कि उसके पिता धर्मवीर जो थे वो शहर के नामचीन व्यापारी थे और पैसे वाले थे। वो ड्रग्स के कारोबार के अपराध में पकड़े जा चुके हैं और जेल जा चुके हैं। इतना जब वो सुना तो उसने रवि को फ़ोन लगाया और रवि को फ़ोन करके कहा कि इसमें तुम मेरी मदद करो। रवि ने कहा इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, इसमें सबसे ऊपर जो अधिकारी हैं वो तुम्हारी सहेली तो है जिसे तुमने धक्का मार करके अपमानित किया था। वो कलेक्टर हैं यहाँ की, वो चाहें तो कुछ मदद कर सकती हैं। अब कीर्ति क्या करे? दूसरे दिन मन महसूस कर मजबूरी में वह प्रतिभा के घर गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कही बहन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हारी प्रतिभा को पहचाना नहीं, तुम्हारे सद्गुणों को पहचाना नहीं, तुम्हारा बड़ा अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे पिताजी को बचा लो। पर प्रतिभा ने कहा देखो अपराधी तो अपराधी होता है, वो चाहे कोई भी हो। तुमने पहले भी मेरा अपमान करती रही और इतने दिनों के बाद जब मुझे कार के पास मिली तो वहाँ भी मेरा अपमान किया। मैंने तुमको कुछ भी नहीं कहा, पर तुम्हारी अकड़ ज्यों की त्यों बनी रही। तो आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब मैं तुम्हारे पिताजी को कैसे बचा सकती हूँ? वह उसका पैर पकड़ करके कीर्ति रोने लगी कि तुम अपनी सहेली या क्लासमेट समझकर ही क्षमा कर दो, मैं तुम्हें जो कहोगी सो करूँगी, आज के बाद क्षमा मांगती हूँ। तब उसने कहा कि आप अपने पिताजी से कह दीजिए कि अपराध में शामिल सभी लोगों का नाम जब मुझे बताएंगी तो मैं उन्हें बचाने का प्रयास कर लूँगी और केस हल्का कर दूँगी। और वो कसम खाएं कि ज़िंदगी में दोबारा ये ड्रग्स का कारोबार, अपराध का कारोबार नहीं करेंगे। यदि ऐसा वो करेंगे तो मैं उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास करूँगी और बचा लूँगी। कीर्ति बड़ी प्रसन्न हुई, जेल में जाकर अपने पिताजी को बताया, वो भी सहमत हो गए और जाकर के प्रतिभा के सामने अपना कबूल किया और सारे अपराधियों का नाम बताया और वहीं पर प्रण किया कि अब ज़िंदगी में कभी भी अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखूँगा, ईमानदारी की कमाई करूँगा और ईमानदारी की कमाई से अपना जीवन चलाऊँगा, भले ही 2 रोटी की जगह 1 रोटी ही खाना पड़े। मित्रों, तो इस तरह से
उनका जीवन बदल गया। जो अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में धंस चुके थे, बाहर आ गए और प्रतिभा ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। अब दोनों का संबंध अच्छा हो गया, कीर्ति का और प्रतिभा का। दोनों एक दूसरे के यहाँ हर मौके पर आने जाने लगे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।